नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कडाले आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल में जिसका नाम है बोधी ब्लेंडेड लर्निंग। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई एंड व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ सप्लाई देखा हुआ है। आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है व्हाट आर द डिफरेंट एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। व्हाट आर द डिफरेंट एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। सो हम लोग पहले सबसे जो पॉइंट है एक्सेप्शन मतलब क्या है, मैं पहले आपको बताता हूँ। एक्सेप्शन मतलब ऐसी चीजें या ऐसे कुछ कंसेप्ट जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करने वाला है। तो सबसे पहले तो हम लोग याद कर लेते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। व्हाट लॉ ऑफ सप्लाई सेज, एज द प्राइस इंक्रीजेस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी द सप्लाई ऑफ इट ऑल्सो इंक्रीजेस विद द प्राइस। मतलब प्राइस एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, इसमें कैसे रिलेशनशिप है, प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है, ये साथ में चलने वाले हैं। लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स जहां पे ये लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करने वाला है, और क्यों नहीं करने वाला है यही हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करता है वो है सप्लाई ऑफ लेबर। चलिए क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। लेबर सप्लाई रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ आवर्स that workers are willing to work at a different wage rate। इसी को अगर हम लोग सिंपल करके समझे तो क्या कहना चाह रहा है, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम द पीपल आर रेडी टू स्पेंड वर्किंग इफ दे गेट पेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। मतलब मुझे अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे कर रहा है कोई, तो उस अमाउंट पे मैं कितने घंटे काम करने के लिए रेडी हूं, ये है सप्लाई ऑफ लेबर का डेफिनेशन। अभी देखिए नॉर्मल चीजों में क्या होता है, सप्लाई कर्व के साथ क्या होता है और लेबर सप्लाई कर्व में क्या होता है, हम लोग बताते हैं। सप्लाई कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सप्लाई कर्व ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एज प्राइस, पर्टिकुलर प्राइस पे कितने क्वांटिटी में सप्लाई कर सकता हूं। हेलो, राइट। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेज रेट एंड द नंबर ऑफ आवर्स वर्क दैट इज शोन इन द सप्लाई ऑफ लेबर ग्राफ। ठीक है, बट नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, as the price increases supply increases because the producer, either supplier, want to take the benefit of higher price and want to earn the more profit. But in this case there is no commodity, there is a labor and his working hours. So as the price increases there should be increase in the labor hours. लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं। लेबर का जो सप्लाई कर्व है उसको देखने से पहले हमें चाहिए एक शेड्यूल। तो हमने एक शेड्यूल बना लिया, ये यहाँ पे शेड्यूल है जहां पे फर्स्ट कॉलम में क्या दिया है, वेज इन रुपीज पर आवर्स, मतलब एक घंटे के लिए कितने पैसे पे होने वाले हैं। सेकंड कॉलम में क्या दिया है, वर्किंग आवर्स, जो लेबर देने वाला है ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पर आवर वर्क वेज रेट, तो वो दिया हुआ है आवर्स ऑफ वर्क पर डे, एक दिन में कितना काम कर रहा है। और लास्ट में जो कॉलम है वेज रेट मल्टीप्लाइड बाय वर्किंग आवर्स, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ वेज ही इज गोइंग टू गेट पर डे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वहां पे क्या हो रहा है, वेज रेट कितना है 100 रुपीज। फॉर 100 रुपीज द वर्कर इज रेडी टू वर्क फॉर 5 आवर्स। सो टोटल अमाउंट हाउ मच ही इज गेटिंग 500 रुपीज। ठीक है, क्या होता है कुछ दिनों बाद वेज इंक्रीज हो जाता है, कितना हो जाता है 200 रुपीज। सो फॉर दैट इंक्रीज वेज रेट he is eager to earn more profit, more salary, so he started working 2 hours more, 7 hours work कर रहा है। so 200 multiplied by 7 is equal to 1400 rupees he is getting per day। ठीक है, अभी होता यह है कि और वेज रेट इंक्रीज किया जाता है ये सोच के कि लेबर्स और ज्यादा काम करेंगे और ज्यादा प्रोडक्शन होगा। सो वेज रेट इंक्रीजेस टू 300, बट इंस्टेड ऑफ वर्किंग मोर आवर्स the labor reduces 1 hour of his work to the 6 hours per day। क्यों? Because he is ultimately getting more amount of per day income, that is 1800। so what he is doing, he is allotting his 1 hour extra for his leisure, pleasure and the family। तो वो टाइम वो अपनी चीजों के लिए दे रहा है so that जो अर्न कर रहा है उसका बेनिफिट भी ले सकते, ये हो रहा है। चलिए हम लोग इसको ग्राफ में देखते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो ये आया हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वर्क्स पर आवर्स, ठीक है, जो लेबर कर रहा है, एंड ऑन वाई एक्सिस वेज रेट पर आवर, एक घंटे के लिए कितना पैसा उसको मिल रहा है ये है। तो पहला कितना था 100 रुपीज, 100 रुपीज वेज रेट था, तो वो कितने घंटे काम कर रहा था
5 आवर्स काम कर रहा। तो चलिए हम लोग वो ड्रॉ करते हैं। ये आया हमारा 105। जब वेज रेट इंक्रीज हुआ 200 पे तो कितने घंटे काम करने लगा? 7 आवर्स। चलिए ये भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया हमारे यहाँ पे, ठीक है। जब वेज रेट और इंक्रीज हुआ 300, ही रिड्यूसेस 1 आवर, वो भी ड्रॉ करते हैं। ये आया हमारा 300 रुपीज पे 6 आवर्स वाला। अभी देखिए हम लोग सप्लाई का कर्व ड्रॉ करेंगे। तो पहले 100 to 200 ड्रॉ करते हैं। क्या है ये? इंक्रीज हो रहा है, S to A इंक्रीज हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। बट जैसे ही 300 कर रहे हैं हम लोग, ये वापस क्या हो रहा है? रिवर्स जा रहा है। दिख रहा है? A to S1, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। हेलो, बैकवर्ड बेंड हो रहा है, वापस रिवर्स जा रहा है। व्हाई? बिकॉज द लेबर वांट्स टू यूटिलाइज हिज हाई अर्न मनी फॉर सम प्लेजर। वो 1 घंटा क्या कर रहा है? बचा के उसको यूटिलाइज कर रहा है। चलिए देखते हैं उसके रीजंस भी देखते हैं डिटेल में। सबसे पहला जो रीजन है वहां पे क्या हो रहा है? व्हेन द वेज रेट इज 100 रुपीज पर डे, लेबर का नाम ले लेते हैं राज। Raj works for 5 hours a day and earns total 500 rupees. In second situation, what happens? When the wage rate increases to 200 per hour, the Raj decides to work more hours so that he should get more income. So he is getting 1400 rupees. ठीक है? To earn more money, he is spending his 2 hours more in that factory and earning more amount of money. As the wage rate increases to 300, in this situation, Raj decided to work 6 hours a day. Even though the wage rate is higher, he prefers to take more time off for leisure instead of working more hours. ये इसकी वजह से क्या हो रहा है? बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व क्रिएट हो रहा है। और ये सप्लाई कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस सिचुएशन क्रिएट समथिंग कॉल्ड एज बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। इनिशियली द लेबर अर्न wage increases, people are motivated to work more hours. However, reaching a certain point, if wage rate goes up even more, some people prefers to enjoy their free time rather than work those extra hours. They are utilizing their money, hard-earned money, for getting a benefit, getting a pleasure for that hard-earned money. Because of that, when the wage rate increases after a certain point, the workers don't increase their working hours, they reduce their working hours and utilize their एक्स्ट्रा टाइम फॉर द लेजर दे आर गेटिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं होता है, वो है एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स के साथ 3 सिचुएशंस हो रही है। क्या? मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। विद एग्रीकल्चर कमोडिटीज व्हाट इज हैपनिंग? फर्स्ट इज द सीजनल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर सीजनल प्रोडक्ट्स, वी डोंट गेट इट थ्रू आउट द ईयर। Every product has the season. For example, my favorite agriculture product is the mango. सीजन क्या है? मार्च टू जून, उतने ही पीरियड में आता है। अभी चल रहा है दिसंबर, नवंबर। मैं बोलूंगा कि मुझे अभी के अभी मैंगो चाहिए, मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर सीजन है, उसी सीजन में वो अवेलेबल हो सकता है। एग्रीकल्चर गुड्स लाइक व्हीट, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन स्पेसिफिक सीजन्स। फार्मर कैनॉट जस्ट डिसाइड टू प्रोड्यूस मोर immediately when price goes up because they have to wait for the right growing season. ये है उसका reason. Because of that, agriculture commodities cannot always support for the law of supply. ठीक है? Second reason क्या है देखते हैं? Weather conditions. Agriculture is heavily dependent on the weather conditions like rainfalls, temperature and sunlight. Even if the price of the crops goes up, farmers cannot grow more if he already has harvested the particular commodity. For example, a drought or heavy rains can damage the crops and reduce the quantity available for the sale. So weather conditions are heavily dependent on agriculture, and because of that, we cannot easily increase or decrease the supply of agricultural commodities. Hence, as price increases, supply increases, that formula, that law cannot apply on the agricultural commodities. Third condition, limited control over the production. Agriculture प्रोडक्शन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं, इट्स ऑलरेडी डिपेंड ऑन द रेन्स एंड अदर कंडीशंस। ठीक है? अनलाइक मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वेयर प्रोड्यूसर्स कैन इंक्रीज आउटपुट विथ मोर रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर गुड्स हैव द नेचुरल लिमिट्स। इफ द क्रॉप हैज ऑलरेडी बीन हार्वेस्टेड फॉर द सीजन, देयर इज नो वे टू प्रोड्यूस मोर अंटिल द नेक्स्ट सीजन्स, नो मैटर हाउ प्राइसेस आर हाई इन द मार्केट। अगर बहुत बार ऐसे होता है कि ये कुछ कमोडिटीज है, जैसे कि अभी रिसेंटली गार्लिक जो है वो 400 रुपीज केजी चल रहा है।
तो अभी अगर मैं डिसाइड करूँ एज अ फार्मर कि मुझे गार्लिक प्रोड्यूस करना है ताकि मार्केट में प्राइजेस ज़्यादा है, इमीडिएटली हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ग्रो करने में सर्टन पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है, वो जब तक मैं नहीं देता वो ग्रो नहीं हो पाएगा। सो दीज आर द ऑल रीजंस बिकॉज ऑफ विच फॉर द एग्रीकल्चरल गुड्स द लॉ ऑफ सप्लाई डू नॉट वर्क। चलिए नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? अर्जेंट नीड फॉर द कैश। बहुत बार होता है कि हमें पैसे की जरूरत पड़ती है और हम लोग क्या करते हैं, कुछ कमोडिटी सेल करते हैं, उसको डिस्ट्रेस, जब प्रॉपर्टीज की बात आती है, मतलब घरों की बात आती है, उसको हम लोग डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं। एग्जाम्पल की पहले हम लोग समझते हैं क्या है। समटाइम्स अ सेलर माइट नीड अ कैश इमीडिएटली, मे बी ड्यू टू एन इमरजेंसी और फाइनेंशियल प्रेशर्स। जैसे कि इमरजेंसी क्या हो सकती है? मेडिकल रीजन हो सकता है। मेडिकल रीजन के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो किसी फैमिली मेंबर बीमार है और उसको 40-50 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है, व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक बैलेंस है कि नहीं देखते। नहीं रहेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, हमारे पास जो चीज़ है हम लोग कम से कम प्राइस में बेच के इमीडिएट कैश अर्न करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास फ्लैट है जिसकी मार्केट वैल्यू 60 लाख रुपीज़ है, लेकिन मैं अगर मार्केट वैल्यू पे बेचने के लिए जाऊंगा, इट माइट टेक मोर टाइम टू सेल इट। लेकिन अगर मैं वही अवेलेबल करा दूं किसी के लिए 40 लाख रुपीज में, तो पीपल विल गेट अट्रैक्टेड। व्हाई? बिकॉज द प्राइजेस इज वेरी मच लो देन द मार्केट प्राइस। तो जब अर्जेंट नीड ऑफ कैश होती है तब क्या करना पड़ता है, एक्चुअल प्राइस से बहुत कम प्राइस पे हमें प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। एग्जाम्पल लेते हैं उसका। इमेजिन अ शॉपकीपर हु अर्जेंटली नीड सम मनी टू पे ऑफ हिज लोन। किसी से लिया हुआ है उधार और मेरे को फौरन देना है, वो मेरे पीछे बहुत पड़ा हुआ है। मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है, मान लीजिए टीवी है। तो टीवी की प्राइस अगर 15,000 रुपये, मैं क्या करूँगा, उसको 12,000 रुपये में बेच के जो पैसा देना है वो पैसा दे दूंगा। सो अर्जेंट नीड ऑफ कैश जब होती है, लॉ ऑफ सप्लाई डू नॉट वर्क। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? पेरिशेबल गुड्स। क्या है पेरिशेबल गुड्स? दूध, दही, पनीर, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, चिकन और मीट। ये सारे जो प्रोडक्ट्स है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स। व्हाट हैपन विद इट? पेरिशेबल गुड्स आर आइटम्स दैट स्पॉइल और गो बैड। ये कुछ समय के लिए उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है या कुछ ही दिनों के लिए वो रहते हैं। अगर हम लोग फ्रीज में रखते हैं तो थोड़े शेल्फ लाइफ बढ़ती है, बट इतनी भी नहीं कि वो महीना 2 महीना हम लोग उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके साथ क्या हो रहा है, दीज गुड्स गो बैड, हेंस सेलर्स ऑफ दिस गुड्स रादर सेल देम एट अ लोअर प्राइस रादर देन स्पॉइलिंग देम। होता क्या है मैं बता देता हूँ। मैं रहता हूँ नवी मुंबई में, जहाँ पे वाशी में एपीएमसी मार्केट है। एपीएमसी मतलब वहाँ पे होलसेल से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड नंबर ऑफ आइटम्स सेल होते हैं। तो होता ही है, ये मार्केट सुबह 4 बजे लगता है। 4 बजे कौन आता है वहाँ पे खरीदने के लिए? जो रीसेलर्स है हमारे, आप जहाँ से आपके घर के नज़दीक जिन लोगों से खरीदते वो लोग वहाँ पे आके खरीद के लेके जाते हैं। ठीक है, 4 बजे से 7, 8, 10 बजे तक। देखिए आपके यहाँ पे वेजिटेबल वाला 10, 9 बजे आता है, ऐसे नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है, वो मार्केट 12 बजे तक फुल रहता है उन लोगों से भरा हुआ। 12 बजे के बाद वहाँ पे जो प्राइजेस है वो कम हो जाती है। क्यों? जो बचा हुआ माल है वो जल्दी से जल्दी कोई तो लेके जाए, इसके लिए प्राइजेस कम होती है। क्यों? इन स्पाइट ऑफ स्टेइंग द प्रोडक्ट विथ मी, मैं क्या कर रहा हूँ, कम से कम प्राइस में अवेलेबल करके दे रहा हूँ, सो दैट द कस्टमर विल गेट अट्रैक्टेड एंड ही विल परचेस इट। तो जो पेरिशेबल गुड्स है उसके साथ वही होता है। जो भाजी वाली है, आप जिससे भाजी लेते हो, शाम को अगर उसके पास कोई सब्जी बची हुई है, कोई भी वेजिटेबल रहेगा, फ्रूट रहेगा, तो वो क्या करती है, सर ले लो, मैं कम प्राइस पे दे रही हूँ, मेरे को घर जाना है या बचा हुआ है, इसके लिए मैं आपको लोअर प्राइस पे दे रहा हूँ। सो पेरिशेबल गुड्स के साथ लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। एज प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, यहाँ पे वर्क नहीं होता, क्योंकि प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस भी हो सकता है, वो यहाँ पे वर्क होने वाला नहीं है, बिकॉज दिस प्रोडक्ट्स हैज लिमिटेड शेल्फ लाइफ। उसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इफ अ वेजिटेबल सेलर हैज अ लॉट ऑफ टोमेटोज दैट आर अबाउट टू गो बैड, दे माइट रिड्यूस द प्राइस टू क्लियर द स्टॉक इवन इफ द मीन्स सेलिंग एट अ लोअर प्रॉफिट। प्रॉफिट कम हो रहा है फिर भी वो क्या करेगा, सेल करेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट खराब होने से अच्छा है मैं उसको बेच के खत्म कर दूं। ठीक है। द लास्ट आइटम इज द रेयर गुड्स। रेयर गुड्स क्या हो सकता है? डायमंड, गोल्ड, किसी की पेंटिंग, दा विंसी की पेंटिंग, या हम लोग बोल सकते हैं कोई तो, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का वो वाघ नखव वो लेके आए, राइट। सो दीज आर द रेयर आइटम्स, रेयर गुड्स। म्यूजियम में रखी हुई चीज़ें रेयर गुड्स है, अवेलेबल नहीं होती, उसके साथ भी लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं होता है। क्या हो रहा है? रेयर गुड्स आर द आइटम्स दैट आर डिफिकल्ट टू फाइंड और आर लिमिटेड इन द क्वांटिटी, लाइक एंटिक आइटम्स, rare paintings or old coins. The supply of these goods cannot be easily increased.
नो मैटर हाउ मच द पीपल आर विलिंग टू पे। उसकी प्राइस हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइस ज़्यादा है इसलिए उसका सप्लाई बढ़ा सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो वाघनख है हम लोग वापस प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं, वो लिमिटेड आइटम है, रेयर गुड्स है, उसके साथ लॉ ऑफ सप्लाई इंक्रीज नहीं होता। प्राइस ज़्यादा है इसलिए हम लोग दूसरा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। रीजन हो सकता है कि शिवाजी महाराज अभी नहीं है, उन्होंने यूज किया हुआ चाहिए, तभी उसको छत्रपति शिवाजी महाराज की वाघनखें बोल सकते हैं। दा विंसी की पेंटिंग दूसरी बना नहीं होगी, तो दा विंसी जी जिंदा तो चाहिए, अभी जिंदा नहीं है, तो इसीलिए रेयर गुड्स समटाइम्स वी कैन नॉट रिक्रिएट, हेंस देयर सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज बिकॉज जस्ट prices are high for that product. Okay, the rare painting by an old artist will not have more pieces created even if the price increases, as the artist is no longer, hence we cannot create another painting. The supply of such paintings remains fixed regardless of its demand. ये है उसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमने टोटल कितने देखे, सप्लाई ऑफ लेबर, एग्रीकल्चरल गुड्स, उसके बाद हम लोग देखा पेरिशेबल गुड्स, उसके बाद हम लोगों ने देखा रेयर आइटम्स। ठीक है, तो ये सारे थे क्या, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। आई होप आपको एक एक्सेप्शन सारे पसंद आए होंगे। और जो इससे पहले हम लोगों ने वीडियोस बनाए, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, अजम्पशन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, और ये वीडियो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, ये कंप्लीट करते हैं हमारा पूरा सप्लाई का कंसेप्ट। हाँ, बट और एक बचा हुआ है, वेरिएशंस एंड चेंजेस इन सप्लाई, वो वीडियो इसके बाद डाल रहा हूँ, फौरन देख लेना। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय।